इसमें लिखिएगा those reactions in which two compounds react by those reactions in which two compounds those reactions in which two compounds react by an exchange of ions react by an exchange of ions an exchange of ions to form two new compounds to form two new compounds are called double displacement reactions. Are called double displacement reactions. तो यहाँ पर हमको ये नहीं देखना होता कि कौन एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, वो देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयन से ही काम चल जाता है। जैसे सोचिए एग्जांपल के तौर पर हमने देखा था कॉपर प्लस AgNO3, ठीक है। तो पहला बेसिक डिफरेंस ये समझ में आता है कि कॉपर प्लस AgNO3 जो हमने देखा था, तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2+ थी, Ag की वैलेंसी 1+, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1-। तो हमने देखा था कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को ये डिस्प्लेस कर देगा। और होता क्या था, ये Cu2+ NO3 के साथ कंबाइन कर जाता था। तो ये जो Cu2+ है, जब ये NO3 1- के साथ कंबाइन करेगा तो इसका 1 वाली जो वैलेंसी है 1, वो तो इसके साथ लिख देंगे और इसकी वैलेंसी 2 को इसके साथ लिख देंगे। क्रॉसओवर वैलेंसी होती है Cu1 NO3 होल ट्वाइस। अब 1 लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो Cu NO3 होल ट्वाइस, इसको डिस्प्लेस करा इसमें सिल्वर को, तो सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होती है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये देखते थे कि एक तो दिया रहता था कंपाउंड AgNO3, एक तो कंपाउंड है, और एक होता था अकेला एलिमेंट। अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड ही होंगे। तो ये आप समझ लेना बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कुछ भी ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, AgNO3 और NaCl। AgNO3 प्लस NaCl। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे कि AgNO3 है, तो Ag की वैलेंसी होती है 1+ और NO3 की वैलेंसी 1-। ऐसी जो सोडियम है Na, इसकी वैलेंसी 1+ और क्लोरीन की वैलेंसी 1-। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि इसका कैटायन तो चला जाएगा इसके एनायन के साथ, ठीक है, और इसका कैटायन चला जाएगा इसके एनायन के साथ, बस ये करना होता है। तो जब Ag 1+ और Cl 1- जब कंबाइन करेंगे तो इसकी वैलेंसी 1 Ag के साथ और इसकी वैलेंसी 1 Cl के साथ, तो सिंपली AgCl। इसी तरह से Na की वैलेंसी 1+ और NO3 की वैलेंसी 1-, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास बन गया NaNO3। तो यही देखना है, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ, बस ये करना होता है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑनलाइन वाले समझने के लिए बताइए। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ज़रूरी है हम पहले कैटायन लिखें, हम पहले एनायन लिखें? हाँ, ये ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है
कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि जहाँ पर एनायन पहले लिखा जाता है, लेकिन ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या है कि ये एक मतलब चला आ रहा है बस ऐसे ही, मतलब ये कोई रूल नहीं है। अगर आप चाहो तो पहले एनायन और बाद में कैटायन भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक रूल चला आ रहा है कि पहले कैटायन और बाद में एनायन लिखते हैं। समझ गए? ओके सर। अब सर इसके अंदर हम जैसे एक्सप्रेशन है जैसे NaNO3 प्लस AgCl। हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंपाउंड पहले लिख दो, ये कंपाउंड बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वो लिखा जा सकता है। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में है BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 प्लस Na2SO4। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बेरियम है, अब बेरियम की वैलेंसी मेरे को नहीं पता, तो कई बार वैलेंसी हम खुद ही कंपाउंड को देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं। कैसे? फिर बेरियम की वैलेंसी क्या है मैं नहीं जानता, तो मैंने अभी Ba ऐसे लिख दिया, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी तो मुझे पता है ना, 1-। तो ये जो क्लोरीन की वैलेंसी 1- है, जब BaCl2 बना होगा तो ये 1 जो है वो Ba के साथ लिख दिया गया होगा, तो इस 1 जो है वो Ba के साथ, अब 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है कि बेरियम की जो वैलेंसी है वही लिखी गई है Cl के साथ में, इसका मतलब Ba की वैलेंसी 2+ है। भाई तभी तो ये 2 इधर आ गया Cl के साथ और ये 1 इधर आ गया, तभी तो BaCl2 बना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमने एलिमेंट्स लर्न करे थे उसमें हमने बेरियम की वैलेंसी क्या है वो हमने देखा ही नहीं था, ठीक है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और SO4 जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी होती है 2-, तो तभी तो 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, Na2SO4 तभी तो बना। अब क्या करना है कि ये वाला जो कैटायन है ये इस एनायन के साथ, कैटायन समझ गए ना जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका नेगेटिव चार्ज हो एनायन, तो ये इसके साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। तो अब आप ये देखो कि जब Ba2+ और SO4 2-, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिखो कि SO4 की वैलेंसी 2 है, उसको Ba के साथ लिख दिया, Ba की वैलेंसी 2 है, उसको SO4 के साथ लिख दिया, तो 2 1 2, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसको सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे BaSO4। और यहाँ कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, Na1+ है और Cl1- है, तो दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 इधर लिखा 1 इधर लिखा, तो वो NaCl ही बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें बस एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ, तो एक्सचेंजिंग होती है यहाँ पर, और कुछ दिमाग इसमें लगाना ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 है BaCl2 प्लस CuSO4। BaCl2 तो बेरियम की वैलेंसी 2+, अभी अभी देखा था, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। अब जैसे कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 2+ और SO4 की वैलेंसी 2-। इसमें देखिए ये बेरियम तो आ जाएगा SO4 सल्फेट के साथ और कॉपर आ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये जैसे यहाँ बना BaSO4 ऐसे ही यहाँ पर कॉपर और क्लोराइड, तो ये कंबाइन हो जाएगा, तो 2 इसके साथ और 1 इसके साथ, तो CuCl2। एग्जाम्पल 4 है CuSO4 प्लस H2S। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कॉपर सल्फेट है, पहले तो इसी को देखिए कि कॉपर की वैलेंसी 2+ और SO4 की वैलेंसी 2-। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है।
जब उसको ज़रूरत होती है वो अपनी वैलेंसी 1+ बना लेता है, कभी 1- बना लेता है और कभी कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि H2S लिखा हुआ है, तो जो सल्फर है मतलब H की वैलेंसी अच्छा चाहे 1 होगी, वैलेंसी जो हाइड्रोजन की है वो या तो 1+ होगी या 1- होगी, और या फिर आपकी 1 होगी, सिंपली 1 होगी, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग के केस में। कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बन वाले चैप्टर में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर दिमाग की मतलब है, अभी मैं आपको कार्बन वाले में करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जब हाइड्रोजन है तो जो पहले लिखा हुआ है तो पहले कैटायन ही लिखा रहता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी का 1+ लिखी गई होगी, इसका मतलब सल्फर की वैलेंसी 2- रही होगी, तभी इसके साथ में लिखी गई है। तो सल्फर की वैलेंसी 2-, ठीक है, वैसे हमें पता भी है 2- ही होती है। उसके बाद देखिएगा इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो Cu जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो Cu का 2+ है, इसका 2- है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा CuS कॉपर सल्फाइड, हाइड्रोजन का 1+ और इसका 2-, तो ये 2 इसके साथ और ये SO4 के साथ 1, तो ये बन गया H2SO4। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 5 में है AlCl3 प्लस NH4OH। AlCl3 प्लस NH4OH, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, NH4 को बोलते हैं अमोनियम आयन, इसकी वैलेंसी होती है 1+, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी होती है 1-। Al3+ जाएगा OH 1- के साथ और NH4 1+ जाएगा Cl 1- के साथ, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस और ये बन जाएगा NH4Cl। NH4Cl ऑनलाइन वाले बताते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में देखिएगा PbNO3 होल ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, तो इसमें क्या होगा कि अब अगेन जो हमने एलिमेंट्स याद करे थे उसमें हमने लेड तो देखा नहीं था, Pb तो हमने देखा नहीं था, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा लग गया कि NO3 की वैलेंसी 1- होती है, तो Pb की वैलेंसी 2 ही रही होगी, तभी उसके साथ लिखा गया, तो Pb की वैलेंसी हो गई 2+, और K की वैलेंसी 1+ होती है, I की वैलेंसी 1- होती है, हमको बताएंगे। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो Pb 2+ और I- क्या बन गया, PbI2, ठीक है, ये K 1+ और NO3 1-, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अगला देखिएगा, चलिए जी अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में देखिएगा NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, Na का क्या होता है 1+ और OH का 1-, ऐसे ही H का 1+ और Cl का 1-। तो ये जो Na का है ये तो जुड़ जाएगा Cl के साथ में,
और ये H जो है ये जुड़ जाएगा OH के साथ जो है ना Na1 का Cl1 माइनस क्या हो गया NaCl प्लस H और OH जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है H2O। H और OH जब कंबाइन होता है तो ये बनेगा H2O। अब दूसरी बात ये है कि जब H और OH कंबाइन करा आप उसको HOH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H2O लिखिए ना, कॉमन नेम है वाटर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। नहीं एग्जाम्पल 8 नहीं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Is added to iron fillings. Option A, hydrogen gas and iron chloride are produced. Hydrogen gas and iron chloride are produced. Option B, chlorine gas and iron hydroxide are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. Option C, no reaction takes place. No reaction takes place, और option D है iron, salt and water are produced. Iron, salt and water are produced. तो आप वैसे ही देख लीजिए what happens when dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid का मतलब क्या है HCl। अच्छा, अब इसमें ना ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है। तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ ही करवाए जाते हैं। कंसनट्रेटेड के साथ में ना कोई जान पे नहीं खेलता अपना, कंसनट्रेटेड बड़े खतरनाक होते हैं, तो डाइल्यूट के साथ ही होते हैं जितने भी रिएक्शंस होते हैं। पता चला वो जरा सा हाथ पर या कपड़ों पर कहीं लग गया और हो गया काम। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या है कि आयरन का पाउडर है। तो आयरन फिलिंग्स हो गया हमारा Fe। तो Fe प्लस HCl जब होगा तो यहाँ पर भी मुझे समझ में आता है कि Cl की वैलेंसी 1 माइनस है, H की वैलेंसी 1 प्लस, Cl की 1 माइनस, Fe की वैलेंसी 2 प्लस ले लो। इंटरनेट कहा ना जाए या कोई कंडीशन ना दिया जाए तब तक फेरिक नहीं लेते, मतलब 3 प्लस नहीं लेते, 2 प्लस ही लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्यों देखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो एक सिंगल एलिमेंट दे रखा है और एक तरफ पूरा कंपाउंड दे रखा है। तो जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है तो ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इसके कैटायन, कंपाउंड के कैटायन से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है रिएक्टिव। तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन अकेला H नहीं रहेगा, वो H2 हो जाएगा। तो आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया।
ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये दे देते ना, जैसे ये हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ऑप्शन ए हमारा पूरी तरह से ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देते कि आयरन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, तो फिर ऑप्शन डी भी ठीक होता, क्योंकि ये जो FeCl2 बना है ना, ये आयरन का कंपाउंड बना है, तो आयरन का जो कंपाउंड बनता है उसको हम, या किसी का भी जो कंपाउंड बनता है हम उसको उसका सॉल्ट बोल सकते हैं, समझ गए। तो जैसे कि FeCl2 बना है तो हम इसको आयरन सॉल्ट बोल सकते हैं। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, बताइए। Yes. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब लिखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। Oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में नोट करिएगा, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। The addition of oxygen to a substance द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मेरे को कोई भी रिएक्शन मिल रहा है और उसमें ऑक्सीजन ऐड होते हुए दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर आयरन ऐड हो गया, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मैं उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दूँगा, पहली चीज़। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड तो नहीं हो रही है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। तो इसमें नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिखें, ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस the removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट लिखिएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर था द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। The addition of hydrogen to a substance the addition of hydrogen to a substance is called reduction. सेकंड नोट करें, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, इसी तरह से ऑक्सीजन अगर रिमूव कर देंगे तो उसको भी रिडक्शन ही कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी
सर वो जो लास्ट इक्वेशन में FeCl2 प्लस H2 वाला है, हाँ। उसमें सर H2 प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नहीं, वो जो H2 प्रेसिपिटेट बनेगा या गैस बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप H2 प्रेसिपिटेट कैसे कर रही हैं बताओ पहले तो। सर मेरे को लगा कि H2 जब भी इक्वेशन में आता है तो उसको प्रेसिपिटेट में एरो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जब भी कभी आएगा किसी भी रिएक्शन में तो वो गैस ही होगी, और उसको गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है कि ऐसे एक एरो बना दिया होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा गैस होगा, ऑक्सीजन जब भी लिबरेट होगी वो भी गैस होगी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों गैस होते हैं। इनफैक्ट क्लोरीन भी गैस होती है। ठीक है, ओके हाँ जी। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम a substance the removal of oxygen from a substance is also called reduction. The removal of oxygen from a substance is also called reduction. ठीक, चलिए ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद नोट करिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखिएगा द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. Is called oxidizing agent. Second लिखिए the substance which removes the substance which removes hydrogen from a substance is also called oxidizing agent. Is also called oxidizing agent. इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखिए the substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent. सेकंड फिर वही कि जो उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे द सब्सटेंस which removes oxygen
substance is also called reducing agent. ठीक है, एक ये हो गया. अब इसके एग्जाम्पल्स देखना शुरू करिए. एग्जाम्पल नंबर 1 है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2. कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस H2. तो इसमें आप ये देखिएगा कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन हमारे पास पूरा कंप्लीट दे रखा है. जैसे यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का आता है कि हमको रिएक्टेंट्स दे रखे होते हैं और ये कहा जाता है कंप्लीट दिस रिएक्शन, कि हमको वो रिएक्शन कंप्लीट करना होता है. अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, अच्छा ये दोनों रिएक्शन अलग अलग नहीं होते. अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी साथ साथ हो रहा है. ठीक, तो इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलते हैं. तो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया जाता है. तो रेड ऑक्स, इसको रेड ऑक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं. कंबाइन, मतलब अगर कंबाइन कर लिया जाए तो इसको रेड ऑक्स रिएक्शन भी बोला जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में रिडक्शन वाले और ऑक्सीडेशन वाले में रेड ऑक्स रिएक्शंस में वो क्या करेंगे, आपको पूरा रिएक्शन दे देंगे. और पूरा रिएक्शन देने के बाद में फिर वो पूछेंगे कि आप ये बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. वो पूरा ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन. तो ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट आपको मिलेगा. जैसे CuO प्लस H2 है, तो यहाँ हमको मिला Cu प्लस H2O. तो अब एग्जाम्पल आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि CuO था और CuO रिएक्टेंट वाली साइड में था और प्रोडक्ट वाली साइड में हमको मिला Cu. तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन. तो इसका मतलब क्या होगा कि CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो रहा है. यहाँ लिखिएगा रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है CuO. रिड्यूस CuO हो रहा है. तो CuO जो रिड्यूस हो रहा है, जो टेस्ट ट्यूब है, कोई भी रिएक्शन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, जनरली टेस्ट ट्यूब में होता है या फिर बीकर में होता है. हमने कहा कि हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड डाल दिया और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर मिक्स कर दी. तो ये जो रिडक्शन है ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड के अलावा टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन. तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, यही इसकी हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में. ठीक है, अगर हाइड्रोजन ना होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ता, ठीक है, और वो कॉपर ऑक्साइड ही रहता तो वो रिडक्शन होता ही नहीं उसका. तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके अलावा जो भी एलिमेंट या कंपाउंड बचा हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है. क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब यही इसकी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है. तो आप यहाँ लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया यहाँ पर H2. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर तो H2 है और यहाँ पर क्या मिल रहा है H2O, यानी कि इस हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन जुड़ गया. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्या लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का H2. जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन होने में मदद कौन कर रहा है, जो दूसरा बचा हुआ कंपाउंड है. इसका मतलब CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अच्छा, जो 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड में आप ये देखिएगा, वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मुश्किल से कोई 1 या 2 रिएक्शन मिलेंगे जिसमें रिएक्टेंट की साइड में ना 3 रिएक्टेंट्स दे रखे होंगे, जनरली 2 ही होंगे. तो अगर एक आपको दिखाई दे गया कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो जो बचा वो रिड्यूसिंग एजेंट है. हमें दिखाई दे गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो बचा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बस ये याद रखना.
समझ गए? हमको 2 ही मिलेंगे रिएक्टेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि हमको 3 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, ठीक। और अगर कहीं पर 3 रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो वहाँ पर क्या करना है वो भी बता दूँगा, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्लियर है, यस ठीक है। राजसी, सिमरन, आर्या, आकाश, यस चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 है H2S प्लस Cl2, H2S plus Cl2 gives S plus HCl प्लस 2 HCl, ये पूरा बैलेंस करके दे रखा है मुझे रिएक्शन, S प्लस 2 HCl, ठीक है। अब खुद देखिएगा, यहाँ पर H2S था, हाइड्रोजन और सल्फर का कॉम्बिनेशन था, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन इधर देखा तो केवल सल्फर रह गया, इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, बताओ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं भी मौजूद है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होते हुए भी नजर आ रही है तो भी समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड विद H2S, अच्छा, ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है, Cl2, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Cl2, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, जैसे ये Cl2 है, यहाँ तो Cl2 था और यहाँ पर क्या हो गया, HCl, तो क्लोरीन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड Cl2 के अलावा क्या बच रहा है यहाँ पर, H2S, तो भैया यही रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, H2S, तो रिड्यूसिंग एजेंट। H2S। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही नहीं जाता है कि आप, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए जो 4 रिएक्शंस है ना शुरुआत में, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन चारों रिएक्शंस में तो क्या होता है कि रिएक्शन दे रखी होती है और पूछा जाता है कि आप बताइए किसका कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये पूछा जाता है। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ये इसमें पहले से ही दे रखा होता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बस ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसके क्वेश्चन आपके पास आएंगे, पूरा रिएक्शन आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है ZnO प्लस C ZnO plus C gives Zn plus CO। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर तो ZnO था, लेकिन यहाँ जाके क्या हुआ, Zn बचा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन।
तो क्या लिखेंगे, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ZnO, ठीक है। अच्छा, ये जो रिड्यूस हो रहा है तो फिर जो बचा यही इसकी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट हो गया C। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा कार्बन। उसके बाद ये कार्बन था यहाँ पर, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन। अब जो बचा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो बचा यही इसको ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जिसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है जी। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, MnO2 प्लस 4 HCl MnO2 प्लस 4 HCl, एक मिनट इसके नीचे लिखता हूँ, आप लिख लीजिए MnO2 प्लस 4 HCl। MnO2 plus 4 HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। पूरी बैलेंस रिएक्शन हो गई रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि इधर MnO2 था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रह गया MnCl2। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया इसमें से, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब क्लोरीन जुड़ रहा है या कोई और चीज़ जुड़ रही है, उसको छोड़ो, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया ना यहाँ से। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड is MnO2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो जो बचा वो क्या कर रहा है, वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को 4HCl मत लिखना, HCl लिखना, 4HCl उसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया। उसके बाद सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए HCl था, और यहाँ पर देखा हमने तो क्या आ गया, Cl2 रह गया, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया HCl का हो गया ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो बचा यही इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है? सर 2H2O जैसे खाली है ये तो बताओ। कोई term बताओ। ये जो है ना, जैसे यहाँ पर ये 2H2O है, तो इसका क्या करें? तो ये क्या होता है, क्या बोल रहे हो? बैलेंस करके आया, लेकिन प्रोडक्ट को बनाना है तीसरा भी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। वाटर को हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वाटर का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, तो हमें दो चीज़ें दिखाई दे गई यहाँ पर कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वाटर से कोई लेना देना नहीं। सर तो कोई टर्म या कोई मतलब रिलेशन है कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना इसमें। ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता ही बनता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ड्राई रिएक्शन होता ही नहीं है, वहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर जरूर प्रोड्यूस होता है। हाँ सर Cl2 की जगह हम 2H2O लेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हम इसमें देखेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड में देखेंगे कि क्या ऐड हो रहा है और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है और क्या रिमूव हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो केवल अकेला हाइड्रोजन नहीं था, आप यहाँ पर फिर ये बोलेंगे कि इसमें से क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन रिमूव हो रहा है। और क्लोरीन रिमूव होने का हमारे पास कोई फंडा नहीं है। ऑक्सीजन भले ही ऐड हो रहा है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि यहाँ से क्या रिमूव हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या देखा कि MnO2 था, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे भाई Mn में क्लोरीन ऐड हो गया, तो क्लोरिफिकेशन है, क्लोरीन का एडिशन तो क्लोरिफिकेशन है। हम ये कहेंगे नहीं, मुझे इसमें देखना है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, तो इसमें से तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, दैट्स वाई इसको रिडक्शन बोलेंगे। मुझे इसमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का रिमूवल, यहाँ चेक करना है रिएक्शंस में। समझ गए होगे शायद, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है। कई बार क्या होता है कि हमें जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होते हुए और हाइड्रोजन रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हम उसमें क्या करें, और हमको ये बोला जाए कि आप बताओ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हमको बताया जाए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अगर ऐसा आता है तो एक डेफिनेशन और है, नोट करिएगा। देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। There is another concept of oxidation and reduction. In terms of metals and non-metals. In terms of metals and non-metals. ये जो metals लिखा है ना, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए कैटायन, और जो नॉन मेटल्स लिखा है इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए एनायन। ठीक है, ये एक ऐसी डेफिनेशन है। एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, एक्सेप्शंस मेटल्स में बहुत सारे हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स प्रोड्यूस सोलोरसम। जैसे हम ये कहेंगे कि मेटल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड और नॉन मेटल्स जो है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन फिर वहाँ पर आ जाएगा कि डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेप्शंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये एक डेफिनेशन ऐसी है जिसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं कि मेटल है वो कैटायन ही बनाएगा। तो जितने भी कैटायन हैं वो सारे मेटल्स हैं, भले ही उनको आप पकड़ो और पकड़ते ही ऐसे दबाओ और उनका पाउडर बन जाए। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं, ये कहते हैं ना भाई मेटल मतलब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमने कहा कि पोटेशियम और सोडियम भी ये भी मेटल्स होते हैं, उनको जब पकड़ेंगे ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपने पकड़ते ही वो एकदम टूट गया और टूट के पाउडर चूरा हो गया उसके। तो सोडियम और पोटेशियम अगेन एक्सेप्शन है। तो हम ये कहेंगे कि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं, फिर दुनिया में जितने भी कैटायन बनेंगे उन सबको हम मेटल्स की कैटेगरी में डालेंगे, और जितने भी अनायन बनेंगे उन सबको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान डेफिनेशन है रेडॉक्स रिएक्शन की। आप फर्स्ट लिखें इसमें, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट
द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट ब्रैकेट में लिखिए और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट is called oxidation. Is called oxidation. ठीक है. अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने हर जगह हाइड्रोजन जहाँ पर भी आया, हाइड्रोजन की वैलेंसी को हमने 1+ लिया है, ठीक है. 1+ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हम कैटायन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट. अच्छा, डेफिनेशन जो करी थी वो क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यही था, ठीक है. तो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक तरह से क्या है, अगर मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन था, तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी 2-, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी 1+. तो इस एनायन का जुड़ना मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना, या फिर मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना मतलब कैटायन का रिमूव होना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको. कई बार हमको ये कंफ्यूजन होता है यार, नॉन मेटेलिक एलिमेंट के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे या रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे. तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना, फिर ये आप मेटल नॉन मेटल में आप बार 1000 बार करोगे कि जितने भी कैटायन हैं वो सारे मेटल्स हैं और जितने भी एनायंस हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन क्या है एनायन, ऑक्सीजन क्या है एनायन 2-, नेगेटिव आयन बन रहा है तो इसका मतलब एनायन है. तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि एक नॉन मेटल का जुड़ना, मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना. नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. समझ गए. रिडक्शन रटने की जरूरत ही नहीं है, इसी का उल्टा है. देखिए द एडिशन ऑफ क्या मेटेलिक एलिमेंट ब्रैकेट में लिखिएगा और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है. बस ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए. अगली क्लास में बताऊंगा कि इस डेफिनेशन के बेस पर हमने जितने भी ये रिएक्शंस करे हैं ये सारे के सारे इस डेफिनेशन के बेस पर भी क्यों बैठ रहे हैं.